मैं दो विषयों पर आपके विचार जानना चाहूँगा। एक है हिंदुओं को अधिक बौद्धिक बनाना और दूसरा है बौद्धिकों को अधिक हिंदू बनाना। पहली स्थिति के लिए हमें खुला मन रखने वाले बौद्धिकों को ढूंढना होगा। कई हिंदू संघ के बारे में गलत धारणा रखते हैं। मेरे जैसे लोग भी जो दशकों से हिंदुओं के लिए लड़ते आ रहे हैं, संघ को लेकर गलतफहमी पाले हुए थे। आप कैसे ऐसे लोगों के साथ संलग्न हो सकते हैं और इस तरह से खुला मन रखने वाले बौद्धिकों के साथ ज्यादा सहयोग कर सकते हैं ताकि वे दृढ़ता के साथ हमारी तरफ झुक जाएं? ये बौद्धिकों को अधिक हिंदू बनाना है। दूसरा है हिंदुओं को अधिक बौद्धिक बनाना। जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के बौद्धिक स्तर को कैसे उठाएं ताकि वे विश्व स्तर के बौद्धिक बन सकें? कैसे गली का क्रिकेट खेलने वाली टीम को अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई स्तर का बनाएं? इसके लिए अलग तरीके का प्रशिक्षण आवश्यक है। इन दोनों तरीकों के बारे में आपकी क्या सोच है? हाँ, ये दोनों ही आवश्यक हैं। तभी विश्व में चल रहे वैचारिक प्रवाह का रुख बदला जा सकेगा। बौद्धिक लोग हिंदू धर्म को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, इसे बदलना होगा। इसलिए हमें खुला मन रखने वाले और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विशेषज्ञों से संपर्क करना होगा और उन्हें सही जानकारी देनी होगी ताकि वे इस जानकारी के आधार पर स्वयं किसी निर्णय पर पहुंच सकें। और इसके साथ साथ हमें भी स्वयं भी बौद्धिक सामग्री पैदा करनी होगी। हाँ, जानकार लोगों को जानकारी को सही रीति से पेश करना होगा। ये इसलिए क्योंकि हर समूह का संलग्न होने, बात करने और वाद विवाद करने का अपना तरीका होता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रज्ञा प्रवाह जैसी गतिविधियां चलती हैं। हम अपने बौद्धिकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम जनसभाओं में अन्य बौद्धिकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं और उनके समक्ष अपने विषयों को रख रहे हैं। हम दोनों इन विषयों पर अपने अपने विचार रखते हैं और फिर एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है जो बाहर की दुनिया में टिक सकता है। हम ये पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं और ये काम बढ़ता जा रहा है। वेद पाठशालाओं के संबंध में पंडितों के बच्चे और उनके बच्चे इस परंपरागत काम को करने की बजाय गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियों के लिए काम करने में ज़्यादा रुचि दिखा। अब इसमें गलत कुछ नहीं है और सभी को हमारे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में स्वयं निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन इससे बौद्धिक जनों को तैयार करने के लिए बड़ी परंपरागत प्रणालियां अब पनपने नहीं पा रही हैं और उनमें कोई पढ़ने को तैयार नहीं हो रहा। कई लोगों ने मुझसे कहा कि वे जो काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं उनसे उस काम से बिल्कुल ही अलग हैं और वो नया और कोई अलग काम करना चाह रहे हैं। समय बदल रहा है और अब हमारे लिए अपनी परंपरागत प्रणालियों से पर्याप्त बुद्धिजीवी तैयार करना मुश्किल हो रहा है और हमें दूसरी जगहों से लोग लाने की आवश्यकता हो रही है। पिछले 1000 साल से हिंदुओं में बौद्धिक क्रियाकलाप ठहर सा गया है। वो अपना बचाव करने में ही पूरी तरह संलग्न हो गया है। इसलिए वे बाहर की ओर नहीं फैल रहे थे, अपने आप को विश्व के सामने पेश नहीं कर रहे थे और विश्व को सही दिशा में ले जाने में अपना योगदान नहीं कर रहे थे। अचानक हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। इतनी जल्दी? ये कुछ ऐसा है कि हम अच्छे समाचार के लिए तैयार नहीं थे पर वो अचानक ही हम पर आ पड़ा है। मुस्तैद रहने का प्रशिक्षण गुरुकुलों से ही शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए कुछ महीने पहले उज्जैन की एक गुरुकुल परिषद में यह निर्णय लिया गया कि गुरुकुलों में परंपरागत शिक्षण और नए प्रकार का शिक्षण साथ साथ चलना चाहिए। विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोध में क्यों खड़े हों? हमने अपने तरीकों से कई वैज्ञानिक बातों को सिद्ध किया है। हमें ये दिखाना होगा कि कैसे वैदिक विवेक और वैज्ञानिक निष्कर्ष एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। हालांकि उन दिनों वैसी प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक नहीं थे जिस तरह के आज हैं, पर अध्ययन करने का तरीका दोनों जगह समान था। हाँ, पश्चिमी आयुर्वेद से कई चीजों की नकल कर रहा है। उसने पिछले कुछ सदियों से हमारे गणित से बहुत कुछ नकल करके सीखा है। खगोल शास्त्र में भी बहुत कुछ सीखा।
अब योग विद्या की बारी। भारत ज्ञान का निर्यातक रहा। नालंदा के समय में दुनिया भर में हमें मान्यता मिली हुई और लोग हमारी इज्जत करते थे। अब वे चोरी चकारी पर उतर आए हैं और हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। अब वे हमारे ज्ञान को चुराते हैं और हम पर सीना जोरी करते हुए गलत चीजों के लिए हमें जलील करते एक हैं। चीज और है, आज सब चीज पर इजारा कायम किया जा रहा है, ज्ञान पर भी। हम ज्ञान पैदा करने वाले लोग हैं और आपको हमारी बात माननी होगी। इस तरह की उद्दंडता भारत में अनजाना था। हम ज्ञान बांटते थे, तो अब हमारा सामना पहली बार इस तरह की बंद प्रवृत्ति से हो रहा है। हम इस आघात से उभर रहे हैं और अपना बचाव करने के लिए कमर कस रहे हैं। तो संपर्क करने का संघ का तरीका है घर घर जाना, मोहल्लों के स्तर पर काम करना, सामूहिक भोजन आदि में शामिल होना। ये उस माहौल में माने रखता था जब लोगों का सामाजिक जीवन स्थानीय स्तर का होता था। पर अब हमारे सामाजिक जीवन में भौतिक दूरी बहुत बढ़ गई है। लोग लंबी दूरियां तय करते हैं, वे इंटरनेट पर एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति के सामाजिक लेन देन का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है कि घर घर जाकर काम करने का तरीका इस नए ज़माने में भी चल सकता है, या हमें लोगों से संपर्क करने के नए तरीकों की आवश्यकता है, जैसे इंटरनेट पर या लंबी दूरी पर संपर्क? यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों से संपर्क करना एक चीज है, पर उनके रवैये को बदलना दूसरी चीज है। लोक संग्रह और लोक संपर्क एक चीज है, लोक संस्कार इसका अगला चरण है। जब संस्कारी लोगों को सामाजिक जीवन में लगाया जाता है, तब वो लोक योजन बन जाता है। लोक संपर्क के लिए हमें दुनिया के साथ साथ बदलना होगा। नए तरीके और तकनीकें अपनानी होंगी, जैसे इंटरनेट। अब हम इंटरनेट से भी लोगों को सदस्य बनाते हैं। हमारी वेबसाइट में संघ में शामिल हो बटन है। हम अपनी पहुंच के दायरे को बढ़ाने के लिए इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल में संघ ने शिक्षक वर्ग के समापन समारोह में फेसबुक से दुनिया भर को प्रसारित किया। हम अपनी पहुंच के दायरे को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर हमारा असली काम मनुष्य को गढ़ना है, जिसके लिए निजी तौर पर आमने सामने का संपर्क आवश्यक है। ये चलता रहेगा, पर इन सब में हमें वृद्धि करने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं। व्यक्तिगत संपर्क में प्राण शक्ति का जो विनिमय होता है, वो दूर के संपर्कों में नहीं हो पाता है। दूर से संवाद संभव है, पर प्राण शक्ति का विनिमय नहीं। मनुष्यों को गढ़ने का तरीका हर जगह समान है, यहाँ तक कि प्रबंधन और नेतृत्व में भी। आप देखेंगे कि इन सब में ये चीजें हैं। समूह में व्यक्तियों के बीच की अंतर्क्रियाएं और एक दूसरे को पसंद या नापसंद आना इत्यादि के लिए निकटता की आवश्यकता होती है। ये सब चलते रहना चाहिए, पर पहुंच के अपने दायरे को बढ़ाने और काम करने की अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करना होगा। भारत की 100% आबादी में से कुछ 30% दृढ़तापूर्वक हिंदू समर्थक हैं और वो धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ये तबका अपने आप को हिंदू होने को दिवाली पर कार्ड भेजने जैसे कामों तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि वो पूरी तरह से समर्पित और दृढ़ है। एक अन्य 20% बिल्कुल दूसरे छोर पर है, पूरी तरह से हिंदू विरोधी है और इनके साथ बात करना बेमतलब है। बचा हुआ 50% भ्रमित, भटका हुआ और अवसरवादी है और वो इन दोनों छोरों के बीच झूलता रहता है। ये तबका हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर पेश करता है, क्योंकि जो पूरी तरह हिंदू विरोधी हैं वे अपना नज़रिया नहीं बदलने वाले हैं। जो पहले ही हमारे साथ हैं उन्हें तो सिर्फ और सशक्त करने की ज़रूरत है। पर जहाँ तक हमारे विचारों को फैलाने का संबंध है, ये 50% आबादी सबसे अधिक महत्व की है। इसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनकी ही शर्तों पर, उनकी ही भाषा में, उनकी ही जीवन शैली अपनाते हुए उनके साथ संलग्न हो सकते हैं। अच्छा संवाद तब शुरू होता है जब हम पहले उस व्यक्ति के परिवेश में अपने को डुबो लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपनी ओर ले आते हैं। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो उनके पास जा सकें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया अचानक बदल गई नहीं, है। ऐसा नहीं है। हम इसके आदी हो चुके हैं। ये शिक्षण के समान है और शिक्षण में शिक्षक को छात्र के स्तर पर उतर आना होता है, तभी वो छात्र को ऊपर उठा सकेगा। शाखा में भी हम यही करते हैं। हम उनके साथ उनके स्तर पर संलग्न होते हैं।
हम उनके सामने हमारे विषयों को रखते हैं ताकि वे उन्हें अपनी भाषा में समझ सकें और धीरे धीरे उन्हें हमारे विचारों के निकट लाते हैं। चूंकि हम ये हर दिन करते आ रहे हैं, हम नई परिस्थितियों के लिए जल्द ही अनुकूलित हो जाते हैं। तो शाखाओं का पारंपरिक तरीका अपनी जगह है। क्या आपको लगता है कि शाखाओं में बौद्धिक स्तर संतोषजनक है? क्योंकि आजकल के युवा जन बहुत सवाल करते हैं। वे सब चीज़ों के लिए सबूत और प्रमाण चाहते हैं। वे आंख मूंदकर किसी की बात यूं ही नहीं मान लेते, बल्कि वे सत्ता के लोगों के विचारों को नित्य चुनौती देते हैं। क्या आपको लगता है कि शाखाएं बौद्धिक रूप से बदल रहे परिवेश में युवाओं के रुझान के साथ साथ चल रही है? हमारा तरीका आंख मूंद कर किसी से कुछ भी मनवाने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कहते हैं और सब लोग उसे मान लेते हैं। ये मेरा अनुभव है, आप स्वयं भी अनुभव कर लें, फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचें। व्यक्ति इस बौद्धिक प्रक्रिया से गुजरता है। जब वो सवाल करता है तो हम में उनके सवालों का जवाब देना होता है। वो इस अनुभव को दैनिक जीवन में परखता है, इसके बाद ही वो हम पर यकीन करता है। इसके बाद ही वो कहता है कि मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। अनुसरण पहले नहीं आता है, वो स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नतीजा होता है। व्यक्ति स्वयं कहता है कि मैं वैसा करूंगा, वो वैसा करने का निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है कि हम उससे वैसा करने को कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं आप शाखा में आएं, पर कोई भी हमारे कहने भर से शाखा में नहीं आ जाता। हर बार जब वो आता है, उसे कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं जो उसे हर दिन शाखा में आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद वो नियमित स्वयं सेवक बनता है। इस तरह तरीका वही है। हमें सवाल पूछे जाने या तर्क किए जाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसे प्रोत्साहित करते हैं। हमें खुशी होती है जब कोई स्वयं सेवक हमसे सवाल करता है, ऐसा क्यों नहीं। हम बड़े प्रसन्न माहौल में समय गुजारते हैं, जिसमें कोई भी किसी से भी सवाल कर सकता है। 9वीं कक्षा का एक छात्र हमारे वर्ग का प्रबंधक था। मैं सर्व कार्यवादी था। किसी ने उसे बहकाया कि मेरी मूछें नकली हैं, बाजार से खरीदी हुई। वो 3-4 दिन तक मुझे गौर से देखता रहा। जब वो इसकी पुष्टि नहीं कर सका, तब उसने खुद ही मेरे पास आकर पूछा, क्या आपकी मूछें असली हैं या बाजार से खरीदी हुई? इस तरह हमारे यहाँ खुला माहौल रहता है। ये बड़ा अच्छा संकेत है। एक बच्चा भी सहज महसूस करता है। वो सीधे मेरे पास आकर सवाल कर सकता है और मैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। मैं उसे डांट कर भगा नहीं सकता कि तुम तो 9वीं कक्षा के छात्र मात्र हो, ऐसे सवाल मत करो, भाग जाओ यहाँ से। उसके सवाल का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक है। जिज्ञासा समाधान हमारे हर स्तर के कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। हमारे प्रांत प्रचारक बैठक में भी जिज्ञासा समाधान होता है। कोई भी सवाल कर सकता है और आपको उत्तर देना होगा।